सीटेट मैथ्स पेपर फर्स्ट का यह प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है और इसमें आपको कुल 30 प्रश्नों का अभ्यास देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है 48 का 25% घटाओ 20 का 40% बराबर कितना होगा। आपको इस सवाल को हल करना है। आप कितनी जल्दी हल करते हो और कितना सही हल करते हो, इसी की जांच की जाती है सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो आइए कैसे हल करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको 48 का 25% निकालना है। 25% का मतलब 25/100। 25 को 100 से काट देंगे 4 और 4 को 48 से काट देंगे तो 12 चौके 48 होता है। यानी कि 48 का 25% हो गया 12। अब इसके बाद 20 का 40%, तो 20 गुने 40/100। 00 10 इधर कट जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि 12 घटाओ 8 कितना आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। और आपको ऑनलाइन मोड में चौथे ऑप्शन पे यहाँ पे माउस से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है, ऑटोमेटिक अगला सवाल आ जाएगा। अगला सवाल है एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए फटाफट दिमाग लगाते हैं। सवाल है कि संख्या 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से छोटी है। तो 50 से छोटी ये चारों ही संख्याएं हैं। 4 दहाई तथा यहाँ पे ऑप्शन में अंकों का गुणनफल दिया हुआ है, ना कि संख्या दी हुई है, इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे पढ़ेंगे कि 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, यानी कि 50 से कम है और 40 से 50 के बीच है। 4 दहाई का मतलब 40 और 5 दहाई का मतलब 50, तो 40 से 50 के बीच यह संख्या है। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। ठीक है, 1 कम है, यानी कि अगर हम 4 लेते हैं इस दहाई का अंक, तो इकाई का अंक 3 होगा। ठीक है, तो दहाई के अंक से इकाई का अंक 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, आप देखो कि 43 में 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ 3 बराबर 7 आता है, यानी कि यही हमारा सही संख्या होगा 43। तो अंकों का गुणनफल क्या है, यानी कि 43 में जो 4 और 3 है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अगला सवाल आ गया, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, उसने इनका 1/3 भाग अमित को। अब आप सवाल को पढ़ते भी चलो और बनाते भी चलो, ऐसे भी आप कर सकते हो। 5 दर्जन टॉफियाँ हैं, 5 दर्जन का मतलब 60 टॉफियाँ हैं। उसने इनका 1/3 भाग, 60 का 1/3 20 हो जाएगा, 20 तिया 60। 2/5 भाग अनिल को, 60 का 2/5 तो 12×5 60, 12 दूनी 24। और 1/2 भाग रवि को दे दिया, 12 है, 1/12 भाग यानी कि 12×5 60, 5 टॉफ़ी रवि को दे दिया। सोनू के पास कितनी टॉफ़ियाँ बच गई, तो 24, 20, 44, 5, 49 टॉफ़ियाँ उसने बांट दी और उसके पास कुल 60 टॉफ़ियाँ थीं। तो 60 में से आप 49 घटा दोगे तो हमारा सही से ऑप्शन आ जाएगा दूसरा 11। तो दूसरे ऑप्शन पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न आ जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति में 4 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। अब सबसे पहले आपको यहाँ कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति। तो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति आप लोगों को मालूम होगा कि हम जो संख्याएं लिखते हैं 1, 2, 3, 4 वो हिंदू अरबी संख्यांकन पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो इसमें 4 अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं ये पूछा जा रहा है।
तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसमें आप 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद कितना आ जाएगा 8999 और एक इसमें ऐड कर देंगे, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9000, ठीक है। यानी कि 4 अंक वाली कुल 9000 संख्याएं हैं, ठीक है। 4 अंक वाली कुल संख्याएं पूछी जा रही है, तो शुरुआत हमारा 1000 से होता है ना। 1000 में 4 संख्याएं हैं और 1000 से लेकर के 9999 तक 4 अंकों वाली संख्याएं हैं, तो इनके बीच कुल 9000 संख्याएं हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। 3 विभिन्न चौराहों पर लगी ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 45 सेकेंड, 55 सेकेंड व 60 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ प्रातः 8:45 पर बदलें तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगी। तो इस तरह का जब सवाल आएगा तो आपको समझना है कि ये एलसीएम का सवाल है। तो हमें क्या करना है कि 45 सेकेंड, 55 सेकेंड व 60 सेकेंड का एलसीएम निकालना है, यानी कि 45, 55 और 60 का एलसीएम निकालना है। तो आप फटाफट एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से 2 अंक नहीं कट रहा है, तो उसके बाद 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग देंगे, 15 तिया 45, 55 नहीं कटेगा और 20 तिया 60। अब जो है 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15, 11 पचे 55, 5 चौके 20। अब जो है कोई भी संख्या नहीं कटेगी, तो अब सबको गुना कर देंगे। 5 तिया 15, 15 तिया 45 और इधर 11 गुने 4 44। अब 45 गुने 44 कितना होगा, तो फटाफट गुना करिए। 45 गुने 44 कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 पचे 20, 16 2 18, 0 8 9 1, 1980। ये 1980 सेकेंड आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनट में बदल देंगे। तो 1980 को 60 से डिवाइड करेंगे। अब 6 से 198 कटेगा क्या, देख लेते हैं। 6 तिया 18, 6 तिया 18, जी हाँ कट गया 33 मिनट। यानी कि हमें 8:35 में 33 मिनट जोड़ना होगा। 8:35 पर टाइम बदला है, अब जो है 8:35 में हमें 33 मिनट ऐड करना है। तो 33 मिनट ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 5 3 8, 3 3 6। अब देखिए 68 हो गया, यानी कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है ना। अब यहाँ 68 मिनट हो गया, तो 1 घंटा 8 मिनट हो गया। तो ये हम यहाँ पे इसको 0 कर देंगे और 1 घंटा यहाँ 8 में जुड़ जाएगा, यानी कि 9:08 पर फिर से घंटियाँ बजेंगी। तो इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 18, 24 व 30 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है कौन सी होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 15, 18, 24 व 30 का लघुत्तम निकाल लेना है। 15, 18, 24, 30 फटाफट लघुत्तम निकाल लेंगे। 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 15 2 में 18, 12 दूनी 24, 15 दूनी 30। अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 पचे 15, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर 5 से लग जाएगा, एक बार में 5, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, एक बार में 5। अब गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 पचे 30 और इधर हो गया 4 तिया 12, 12 गुने 30 360, यानी कि आ गया हमारा यहाँ पे 360। अब हमें क्या करना है कि इसमें डिवाइड करना है, क्या कहता है 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या होगी 9999 4 अंकों की। अब इसमें 360 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए। अब भाग लगाइए।
कितने बार में लग सकता है? 3 बार में लग सकता है क्या? गुना करके देख लेंगे। 6 तिया 18, 3 तिया 9, 1 10, नहीं लगेगा। 2 बार में लगेगा तो कितना आ जाएगा? 0, 36 दूनी 72, 720। अब इसमें माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 घट गया 7, 9 में से 7 घट गया 2, 279 हो गया। फिर एक 9 उतर जाएगा। अब हमें इसमें डिवाइड करना है। 360 इंटू 8 से गुना करते हैं। 0, 8 6 48 के 8, बाकी 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28 हो गया। ये तो ज़्यादा हो गया, 7 से ही करके देखना पड़ेगा, है ना। 7 से गुना करते हैं। 0, 7 6 के 42 के 2, बाकी 4, 7 तिया 21, 21 और 4 25, 2520 आ गया। और 2520 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 0 घट गया 9, 9 में से 2 घट गया 7, 7 में से 5 घट गया 2, 279 शेष बचा है। अब जो शेष बचा है ना, इसको हमें 9999 में घटा देना है। 279 को घटा करके देखते हैं क्या आता है। 9 में से 9 घट गया 0, 9 में से 7 घट गया 2, 9 में से 2 घट गया 7 और यहाँ पे 9, 9720। दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। तो हमें दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। अगला सवाल है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ समझना है कि किसी वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा बराबर दिया हुआ है 24। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 4 छक्के 24, यानी कि वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है। इससे वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ग की भुजा कितनी है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत के क्षेत्रफल के लिए आयत की लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए। और यहाँ पे आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई है, हमें चौड़ाई निकालनी है। और चौड़ाई निकालने के लिए यहाँ पे क्लू दिया हुआ है कि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है, यानी कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 8 दे दिया है, चौड़ाई हमें निकालनी है बराबर 24। 8 + b = 24/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर चला गया डिवाइड में हो गया। 12 दूनी 24 कट गया, तो b बराबर 12 घटाव 8 यानी कि 4, यानी कि चौड़ाई 4 आ गई। तो 8 चौके 32 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न हमारे सामने है कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। आप इनकी विमाओं को देखो और दिमाग लगाओ कि ये कौन सी आकृति होगी। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तो ये निश्चित रूप से घनाभ की आकृति होगी। टंकी कैसी है? तो घनाभाकार। इसकी लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 9 मीटर। कहता है कि इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर दिया गया है, 3 मीटर खाली है। तो टंकी का कितना भाग खाली है? तो कुल भाग में जो खाली का भाग है उसके आयतन से भाग करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 11 लंबाई, 10 चौड़ाई और 9 ऊंचाई है, ठीक। और जो भाग खाली है, तो जो भाग खाली वो ऊपर रहेगा ना कि नीचे रहेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में उसको रखेंगे 11 गुने 10 गुने 3। ये 3 मीटर खाली है, इसलिए हमने 3 मीटर लिया, 6 मीटर भरा हुआ है। अब इसको आप काट देंगे, 11 11 कट गया, 10 10 कट गया, 3 तिया 9, यानी कि 1/3 हमारा आंसर आ रहा है। 1/3 भाग, 1/3 भाग खाली है। वैसे भी कॉमन सेंस की बात इसमें है कि 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, 9 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई तो सेम रहेगा, लंबाई चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं होगा।
अब ऊंचाई में हम देख लेते हैं कि 9 मीटर का 6 मीटर कितना होता है। ठीक है, तो 2/3 होता है, यानी कि 2/3 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है? जब 2/3 भाग खाली है, सॉरी भरा है, तो 1/3 भाग खाली होगा, है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो पूरा 1 आ जाएगा। तो जब 2/3 भाग भरा हुआ होगा तो 1/3 भाग खाली रहेगा। आप इसे याद रखेंगे। अगला सवाल है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पे चली और शनिवार को बेंगलुरु 7:30 बजे पहुंच गई। यात्रा में कितना समय लगा, ये आपको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? शुक्रवार को समय 13:15, 13:15 का मतलब क्या हुआ? 13:15 का मतलब हुआ 1:15 दोपहर। ठीक है, 24 घंटे के फॉर्मेट में समय दिया हुआ रहता है। सीटेट के प्रश्न ऐसे ही रहते हैं, आपको वहाँ 24 घंटे के फॉर्मेट में दिमाग लगाना होगा। तो 13:15 शुक्रवार को ट्रेन खुल गई और शनिवार को सुबह में 7:30 यानी कि सुबह में 7:30 बजे पहुँच गई। अब यहाँ देखेंगे कि शुक्रवार को दोपहर 13:15 से लेकर के रात में 13:15 यानी कि रात में 1:15, है ना, तक इसको कितना टाइम लग गया? 12 घंटा लग गया। ठीक है, 12 घंटा लग गया इसे। अब सुबह 7:30 बजे, अब 1:15 से 7:30 बजे कितना टाइम बचा, उसे जोड़ लेंगे। तो 1 बजे से लेकर के 7 बजे तक 6 घंटे हो गए और 30 मिनट यानी कि 6:15, 6 घंटा 15 मिनट। अब इसको 12 घंटा में 6 घंटा 15 मिनट को जोड़ देंगे तो 12, 6, 18, 18 घंटे 15 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की कुल संख्या कितनी है, ये इस सवाल में बताना है। 4 और 2/3 समकोण में, तो समकोण का मतलब 90 डिग्री। 4 समकोण का मतलब 4 × 90 यानी कि 360 डिग्री। 2/3 समकोण का मतलब 2/3 का मतलब हो जाएगा 2/3 × 90 यानी कि 30×3 90, 30×2 60। तो 360 + 60 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 420। 420 डिग्री हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। अब 3 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, a + b + c/3 = 7। ठीक है, तो a + b + c बराबर क्या हो जाएगा? 21। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 4 है, यानी कि a + b/2 = 4, यानी कि a + b का वैल्यू 8 है। तो आप इसे याद रखोगे कि a + b + c = 21 एंड a + b = 8। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 21 घटाओ 8। तो जब 21 में 8 घटेगा कितना बचेगा? 13, है ना। 13, 8, 21। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब अगला सवाल आ गया, जब ताज़ी मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है। मान लिया जाए कि 100 किलो सुखाया गया तो वो 30 किलो रह जाएगा। ठीक है, सुनीता ने 25 रुपये की दर से 1500 किलोग्राम ताज़ी मछलियाँ खरीदी, यानी कि उनको खरीदने में कुल पैसे कितने लग गए? 1500 × 25। तो 25 × 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 25 × 250, 25 × 25 125, 250 और 125 कितना हो जाएगा? 375, यानी कि 37,500 रुपया ये खरीदने में लग गया और उन्हें सुखाने के बाद 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दी। तो सुखाने के बाद मछलियाँ कितनी हो जाएंगी? 1500 किलोग्राम ताज़ी मछलियाँ थीं, सुखाने के बाद 1/3 रह जाएंगी, यानी कि 1500 में हम 3 से भाग करेंगे तो 500 किलो हो जाएगा, यानी कि 500 किलो मछलियाँ शेष बचेंगी। अब 500 किलो मछलियों को उन्होंने 80 रुपये किलो की दर से बेचा, तो
कितना हो जाएगा 500 गुने 80, 8 बचे 40 कर देंगे और उसके बाद 40,000 हो गया। अब इसमें आप घटा दो, 0 0, 10 में से 5 घट गया 5, 9 में से 7 घट गया 2, यहाँ हो गया खत्म। 2500 रुपये लाभ हुआ। तो दूसरा ऑप्शन सही था। 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि यदि राहुल 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि से मोहन को बेच देता है और मोहन उसी वस्तु को 10% लाभ से राजेश को बेच देता है, तो मोहन ने किस मूल्य पर वस्तु राजेश को बेची? ये सवाल है। अब यहाँ देखेंगे राहुल ने 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि की दर से मोहन को बेचा। तो 100 रुपये की वस्तु को 10% हानि की दर से बेचने पर मोहन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? जो राहुल का विक्रय मूल्य होगा। तो राहुल का विक्रय मूल्य हो जाएगा क्या? विक्रय मूल्य का सूत्र आप बताएं, याद है क्या? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 माइनस हानि बटे 100। तो क्रय मूल्य है 100, 1 माइनस 10/100 कर देंगे, 10 है 100। यहाँ पे 10 में से 1 घट जाएगा, बच जाएगा 9/10, यानी कि 100 गुने 9/10, 0 जो कर देंगे, 9 है 90 रुपया। यानी कि 90 रुपये में उसने मोहन को बेचा। मोहन उसी वस्तु को 10% लाभ से राजेश को बेचता है। मोहन ने 90 रुपये में खरीदा और 10% लाभ की दर से बेचा, तो मोहन का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? मोहन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100, 10 है 100 कट जाएगा, 10 इकाई 10 और जोड़े 1, 11 हो जाएगा। यानी कि 90 गुने 11/10, 0 जो काट देंगे, 11 नुमा 99 रुपया उसका राजेश का क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, मोहन ने 99 रुपये में राजेश को बेच दिया उस वस्तु को। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? ठीक है, ये प्रश्न रूपात्मक कार्य यहाँ पे है, काय नहीं है। तो आप वह यहाँ पे बताएंगे। वर्ग पहली रोल प्ले सर्वेक्षण आधारित परियोजना, प्रश्नोत्तरी, इन चारों में से कौन सा सबसे सही उपयुक्त ऑप्शन है? आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित विद्यार्थियों के आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य सर्वेक्षण आधारित परियोजना है। ठीक है, तो सर्वेक्षण आधारित परियोजना में आंकड़ों का विश्लेषण विद्यार्थी जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। फॉर्मेटिव वर्क है ये। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यांक क्या होगा? यहाँ पे माध्य निकालना है। तो पहले आंकड़ों को हम लोग क्या करेंगे, आरोही क्रम में बढ़ते हुए आरोही क्रम में सजा लेंगे। 12 12 13 13 14 14 16 19। अब इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या है। यानी कि सम बारंबारता रहने पर क्या होता है? यदि आंकड़े सम संख्या में हो तो n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद का औसत। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, दोनों पदों का औसत निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में रखेंगे। 12 12 13 13 2 बार है ना, 14 भी 2 बार है, 16 एक बार है और 19 एक बार है। अब यहाँ पे n/2वां पद, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8
2 यानी कि 4। चौथा पद कौन सा है? 1 2 3 4 13 और n/2 में पद हो जाएगा 14 यानी कि 13 और 14 का औसत निकालिए। 13 जोड़ 14 बटे 2 तो 13 और 14 कितना हो जाएगा? 27। 27 बटे 2 कितना आ जाएगा? 14.5 सॉरी 13.5। तो 13.5 ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने 16वां सवाल आ चुका है और यहाँ से कॉन्सेप्चुअल मैथमेटिक्स के सवाल शुरू होते हैं। अभी तक कंटेंट के ऊपर आधारित सवाल थे, अब 15 सवाल जो होंगे वो पेडागोजिकल इश्यूज वाले होंगे। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, यह अधिगम के किस उद्देश्य की प्राप्ति है, ये सवाल है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। विद्यार्थी गणित की संकल्पनाओं और सिद्धांतों के अर्थ को समझता है, उसके अंदर अर्थ को समझने की क्षमता विकसित हो चुकी है। तो यह उद्देश्य कौन सा उद्देश्य पूरा हुआ अधिगम का, ये पूछा जा रहा है। क्या उसने कौशल की प्राप्ति की है, या पूर्व ज्ञान, या अनुप्रयोग, या अवबोधन। अवबोधन यहाँ पे सही होगा क्योंकि अवबोधन का मतलब होता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अगला सवाल है NCF 2005 के अनुसार गणित के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं हैं। ABCD 4 कथन यहाँ पे दिए हुए हैं। इन चारों कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सत्य नहीं है। पहला कथन है कि बच्चे गणित से भयभीत होने के बजाय उसका आनंद उठाएं, ये सत्य है। ये NCF 2005 इसका समर्थन करता है। बच्चे गणित सीखें, गणित में सूत्रों व सिद्धांतों को कंठस्थ करने की योग्यता विकसित करें। यहाँ पे कंठस्थ करने की योग्यता बताई गई है जो कि गलत है। NCF कभी भी कंठस्थ करने के बारे में नहीं कहता है। आपको हमारा AAC कार वाला फॉर्मूला याद होगा, उसमें मैंने इन सारी चीज़ों का डिटेल से वर्णन कर दिया है कि आपको कौन से पॉइंट के साथ जाना है और कौन से पॉइंट को अवॉइड करना है। तीसरा है बच्चे गणित को ऐसा विषय माने जिसे वे केवल रट कर सीख सकते हैं। यहाँ फिर से आ गया रट कर के सीख सकते हैं, तो ये भी गलत होगा, यह भी NCF नहीं कहता है। तो ये दोनों कथन अभी तक सत्य नहीं हैं में मिल चुके हैं। अब चौथा कथन देखते हैं, बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें, ये सही है। यानी कि NCF 2005 B और C ये जो दो कथन हैं, ये दोनों कथन NCF 2005 के अनुसार सत्य नहीं हैं, असत्य हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अगला सवाल है पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है। तीसरा है सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है। और चौथा है यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो ये चौथा ऑप्शन ही सही है, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना, ये चौथा ऑप्शन के उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। NCF 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्चतर गणित के लिए तैयारी, ये नहीं होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हमें उच्चतर गणित की तैयारी नहीं करनी है। गणित के अमूर्त विचार जानना, तो अमूर्त विचार जानना ये प्राथमिक स्तर पे नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मूर्त रूप में ही बच्चों को समझाया जाता है, उच्चतर प्राथमिक स्तर पर अमूर्त विचार शुरुआत हो जाता है। तीसरा है कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना, ये सबसे सटीक और अच्छा ऑप्शन है। चौथा है विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता करना, ये भी प्राथमिक स्तर का उद्देश्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है कि कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से जोड़ने में सहायता करना,
ये होना चाहिए गणित की शिक्षा का केंद्र, है ना। विद्यार्थियों की दैनिक जिंदगी से गणित को जोड़ना ताकि वे गणित को सरल समझें, गणित को अपने बीच का विषय समझें। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकता है? ऑप्शंस हैं ए बटे बी के रूप में भिन्न लिखना जिसमें b बराबर 0 नहीं है, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना, तीसरा है विभिन्न भिन्नों में अंश और हर की पहचान करना, और चौथा है संख्या रेखा पर भिन्न का पता लगाना। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, आप ये बताएं कि भिन्नों की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक कहाँ से शुरुआत कर सकता है? जब अब हम अवधारणा की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हमारा कोशिश होना चाहिए कि मूर्त चीज़ों से हम समझाएं, ठीक है। गणित में मूर्त चीज़ों से यदि बच्चों को समझा दिया जाए तो अमूर्त चीज़ें स्वतः समझ में आ जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में मूर्त चीज़ की बात की जा रही है। दूसरा ऑप्शन, उनके आसपास की वस्तुओं में भिन्न भागों की पहचान करना। आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे दीवार है, दीवार का एक भाग रंगा हुआ है, एक भाग दूसरे रंग से रंगा हुआ है। दीवार का पाया है, बिल्डिंग का पाया है या खंभा है, उसका कुछ भाग रंगा हुआ है, अलग अलग कलर से कलर किया हुआ है, तो उसके अनुसार हम भिन्न भाग की पहचान करा सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जो हम दैनिक जीवन से बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही, यहाँ गणित का प्रयोग हो रहा है ना। सब्जी वो खरीदेगी तो उसका हिसाब किताब करेगी, कितना सब्जी उसने लिया, उसको कितने पैसे देने हैं, और यदि उससे उतने पैसे नहीं हैं, वो ज़्यादा पैसे देती है, तो कितना पैसा उसे वापस लौटाया जाएगा। तो यहाँ पे गणित का प्रयोग हो रहा है। दूसरा है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। तो बही खाता जब जांच रहा है तो यहाँ पे तो निश्चित रूप से गणित का प्रयोग हो रहा है। तीसरा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। तो राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, वो मिट्टी कोड़ रहा है, मिट्टी की जुताई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे गणित का प्रयोग न्यूनतम है, ना के बराबर है। सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है, यहाँ तो सीधे सीधे गणित का प्रयोग है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। राहुल अपने खेत में चाचा के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे गणित का प्रयोग नहीं हो रहा। तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों के ग्रेड और रैंक। तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला ऑप्शन हमारा जो है, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ये सही है। अधिगम में असंगति, बच्चा कहाँ पे गड़बड़ कर रहा है, उसे कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। और शिक्षण में कमियाँ, शिक्षण विधियों में क्या इम्प्रूवमेंट लाए जा सकते हैं जिससे बच्चों में अधिगम का स्तर ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का अंतर्निहित अवधारणा है। पहला ऑप्शन हमारा सही है। सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान की नींव का कमजोर होना। जी हाँ, ये तो समस्या है। प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों के ज्ञान की नींव कमजोर हो जाएगी तो आगे वो जहाँ तक जाएगा वो कमजोर ही रहेगा। दूसरा है कि अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान ना होना। ये भी सही है कि अध्यापक अगर जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय का उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो वे अच्छे से नहीं समझा सकते हैं बच्चों को। तो गणित शिक्षण में यह भी एक समस्या है। उदाहरण के तौर पर यदि आप LCM SCF समझा रहे हो और आपको खुद नहीं आ रहा है तो आप कैसे बच्चों को बताओगे। तीसरा, बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य।
ये भी एक समस्या है। यदि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है बच्चों का, तो वे किसी भी शिक्षण में पिछड़ जाएंगे। गणित ही से नहीं बल्कि किसी भी शिक्षण में वो पिछड़ जाएंगे। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। ये तीनों ही ऑप्शंस जो हैं वे गणित के शिक्षण में एक प्रमुख समस्या हैं। तो चौथा ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। आप यहाँ देखो, बहुत अच्छा सवाल है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें गणित में रुचि नहीं होती है, तो आपको क्या करना है कि बच्चे गणित को सीखने लगें, गणित से खेलने लगें, गणित की पढ़ाई में उन्हें आनंद आए। कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। जो बच्चे कमज़ोर हैं उन्हें अतिरिक्त पढ़ाया जाए। दूसरा है समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। 40 मिनट का कालांश होता है, 40-40 मिनट के क्लासेस होते हैं, लेकिन गणित चूँकि एक वास्ट सब्जेक्ट है तो चलिए इसके लिए 60 मिनट दिया जाए। क्या आप ऐसा करेंगे? तो ये सारे ऑप्शन कुछ हद तक सही हैं, लेकिन हमें सबसे सटीक वाला चुनना है। तीसरा है विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे कि बच्चे उसका लाभ ले सकें। और चौथा है खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो हमें बच्चों में रुचि पैदा करना है। इस बात को यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना है तो हमें खेल विधि से शिक्षण करवाना होगा। जब हम खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे तो बच्चे स्वतः उसमें एक्टिविटी में भाग लेंगे, और जब ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, तो उनकी समझ बेहतर होगी। अपने बिहार की शिक्षिका बहुत ही प्रसिद्ध हुई जिन्होंने उंगलियों पर गुना करना, उंगलियों पर पहाड़ा सिखा दिया उन्होंने, है ना। तो रूबी कुमारी की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने उनका वीडियो देखा होगा, बहुत ही फेमस हुई। तो खेल विधि से उन्होंने गणित शिक्षण करवा करके बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा की और काफ़ी मनोरंजक तरीके से बच्चे सीखने लगे। तो हमें क्या करना है कि खेल विधि से शिक्षण करवाना है। चौथा ऑप्शन सही है। 7 नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग का बार बार अभ्यास कराएं, बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें, बालकों को हतोत्साहित ना करें। उपरोक्त सभी, तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। बच्चों में त्रुटि की संभावना को कम करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बालकों में गणितीय चिन्हों के प्रयोग को बार बार अभ्यास कराएं, जिससे कि बच्चे उन्हें समझ सकें और बालकों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करें। बच्चे अगर थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं तो उन्हें डांटें नहीं, उन्हें हतोत्साहित ना करें। चौथा ऑप्शन सही है। 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है बालकों में गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए आवश्यक है उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण, स्वभाव परीक्षण। तो गणित संबंधी त्रुटियों का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट किया जाता है। इवेल्युएशन के चैप्टर में आपको ये बताया गया है। 4 सम डाई का फॉर्मूला भी मैंने समझा दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम है, यहाँ पे विद्यार्थियों में जो अक्षमताएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, उस चैप्टर से सवाल है। तो यहाँ पे बच्चे को गणित में संख्याओं के परिकलन में समस्या हो रही है, तो उसमें कौन सी असमर्थता है? लेखन अक्षमता नहीं, डिस्ग्राफिया नहीं है, डिस्कैलकुलिया है, गणितीय अक्षमता, ये सही है, बाकी दोनों गलत हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो दूसरे पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो निदानात्मक परीक्षण से क्या ज्ञात किया जा सकता है? निदानात्मक परीक्षण से सबसे पहला ऑप्शन हमारा सही है कि छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र, कि बच्चों को किस किस क्षेत्र में कठिनाई हो रही है।
क्या वे गुणा को नहीं समझ पा रहे हैं, भाग को नहीं समझ पा रहे हैं, या अभी तक उनमें जोड़ घटाव की परिकल्पना सही से विकसित नहीं हुई है। तो हम निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों के कठिनाई के क्षेत्र का पता लगाते हैं और उनके द्वारा की जाने वाले विशेष प्रकार की त्रुटियों का भी पता लगाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, पहले पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम के टैक्सोनॉमी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता से इस सवाल का लेना देना है। तो आप सवाल को समझो पहले कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है, तो एक दिन में उसने कितना लीटर दूध बेचा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको तोड़ करके हम उसका एक दिन का दूध के बेचने की क्षमता निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे विश्लेषण किया जा रहा है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा कि विश्लेषण की ओर संकेत किया गया है। तो चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 4 की गणित की पाठ्यपुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं: कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया है किस लिए? दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने में, कबाड़ बेचने और यात्रा करने के बारे में जानने के लिए, पाठों में गणितीय विषय वस्तु का अनुमान लगाने हेतु विद्यार्थियों को चुनौती देने के लिए, उन्हें अलग सा समझाने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को इसलिए शामिल किया गया है गणित में ताकि बच्चों में दैनिक जीवन में वे इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तो दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए ऐसा परिवर्तन किया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, सेव नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। तो आप इन 30 प्रश्नों को आप लोगों ने डिटेल से समझा है। अब यहाँ पे आंसर सेट भी आपको दिया गया है, आप इस PDF को हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और मिलते हैं फिर से अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।